चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। हमारे साथ आज होंगे निर्मल बैंक से विकास सालुंके, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते और आशीष बहेती एनएवी इन्वेस्टमेंट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सचिन वापस लौटेंगे हमारे साथ। 9 to 10 सचिन डिसअपियर हो गए थे, लेकिन अब वापस लौटे हैं और उनसे फ्रेश ट्रेड्स लेंगे फिर। और ऑफ कोर्स मैं और वीरू अगले आधे घंटे आपका साथ देंगे और मार्केट की एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो लग रहा था मार्केट फाइनली एक मूव दिखा रहा है, लेकिन फिर हायर लेवल पर वही जो मार्केट करता आया है पिछले 3-4 दिन से, फिर उस रेंज में आकर फंसता हुआ निफ्टी 17,644, सुबह 17,685 तक गया। वहाँ लगा कि शायद फाइनली उस ऑप्शन राइटर के जोन से बाहर आएगा, लेकिन नहीं, वहाँ पर फिर उस कॉल राइटर ने ग्रिप बनाई अपनी और फिर निफ्टी नीचे आया। और उसका कारण रहा रिलायंस प्लस इन्फोसिस, इन दो स्टॉक्स का दबाव। हालांकि बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ है और बैंक निफ्टी अगर 2 दिन के 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद क्या मूव दिखा रहा है 42,310 पर। याद रखिए बैंक निफ्टी में 42,400 से 42,500 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। पिछले 2-3 दिन में वो लेवल्स क्रॉस नहीं हुए हैं, लेकिन आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ है क्योंकि आज HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक, तीनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा रहे हैं। क्या इसके दमखम पर निफ्टी भी फाइनली 17,700 क्रॉस करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन फॉर नाउ मार्केट फिर से उस रेंज में फंसता हुआ। वीरू जी मार्केट फिर उस रेंज में फंसता हुआ, लेकिन एक क्लियर अगर आप देखें सुपर स्विंग आज एल.एन.टी दे रहा है। और अभी हमने जो ट्रेड लिया था कुछ देर पहले इंडिगो, जनाब वो 1970 से अब 1990 जरा टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए। बड़ा खूबसूरत ट्रेड रहा आशीष भाई जी, वो आपने कन्विक्शन के साथ बाय भी दिया। ये देखिए 21 रुपए अब ऊपर, गदर अच्छा स्विंग पकड़ा गया स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, इस पैनल से फटाफट इस वक्त के ट्रेड लेते हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, क्योंकि सचिन जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो 8 से 9 के बीच में नहीं थे, 9 से 10 के बीच में नहीं थे, माफ कीजिएगा। सचिन, इंडिसेस पे आपकी अप्रोच, एक अटेम्प्ट था वो 17,700 की ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक करने का, पेनिट्रेट करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हुआ। दैट मीन्स अभी भी वो रेंज कायम है और हमें स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करना पड़ेगा, शायद इससे पहले कि कोई डिसाइसिव मूव आए। इंडस्ट्री से बहुत संक्षेप पे आपका व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से सेक्टरल रोटेशन हो रहा है, जिस तरीके से दोनों IT वर्सेस बैंक्स ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक रेंज बाउंड सा ही माहौल होना चाहिए। बट सिंस 17,700 इस पर्टिकुलर लेवल को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है जो लेवल ऑन द लोअर साइड जिसे ट्रैक करना चाहिए इंट्राडे के लिहाज से, वो स्विंग मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 17,580 के आसपास का है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छा अपमूव मिला था। वो अपमूव के रेजिस्टेंस हिट होने के बाद मुझे लग रहा है एक छोटी सी डिक्लाइन आ सकती है मार्केट में, एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन आपको लॉन्ग शॉर्ट का ही रखना चाहिए। तो जिस तरीके से फिलहाल सेक्टर प्ले हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर IT में अभी भी दबाव है, एंड कहीं जाकर इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर अच्छे मौके मिल रहे हैं सेल ऑन राइज के। कल के सत्र में हमने TCS पे एक शॉर्ट कॉल रेकमेंड की थी। मुझे लग रहा है यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, लगभग मुझे लग रहा है 3360 तक आप फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 3386 के आसपास लगाना है फ्यूचर्स में, एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 3260 से 3280 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के काउंटर में। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अदानी पोर्ट्स एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन दिखा रहा है। जिस तरीके से कॉनकॉर की न्यूज आई है उसके बाद जो एक फॉलो थ्रू मूवमेंट मिली है, 670 के लेवल को इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 670 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इस मोमेंटम को चेस करना चाहिए, एंड काफी बड़ी अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल होगी, बिकॉज 700 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 696 के आसपास के इंट्राडे स्विंग्स इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकते हैं। तो खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में 670 के स्टॉप लॉस के साथ 696 के टारगेट के लिए। शानदार मूव अदानी पोर्ट्स में इस समय आपको दिखाई दे रहा है डे हाई पर ये स्टॉक, और अदानी एंटरप्राइजेस में भी उसका थोड़ा सा फॉलो थ्रू इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। आप विकास सालुंके को भी जोड़ लेते हैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड्स ले रहे हैं।
गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो स्टॉक पे तो व्यू हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो है ऊपर की रेंज में ऊपर एक रेजिस्टेंट फेस होते देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने इंडेक्स में भी देखा लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, जिस हिसाब से अपर रेंज में जाते ही जैसे 17,700-800 के रेंज में आता है तो वहां पे एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अभी फिलहाल तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो 200 टीएमए के यहाँ पे देखने मिल रहा है 17,570 के आसपास का, वो बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर उसके नीचे अगर ये एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी अगर जाती है तो एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि अभी भी एक कुछ स्टॉक है जो अपर रेंज में जाके एक रेजिस्टेंट फेस होते देखने मिल रहा है, जो ओवरबॉट जोन में अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। पहला है एयू स्मॉल बैंक। एयू बैंक जो है यहाँ पे मैं सेल कॉल जनरेट करूंगा। मुझे लगता है जिस हिसाब से लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में 690 680 ये जो रेंज है, यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल देखने मिल रहा है, उसके नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो एयू बैंक यहाँ पे सेल करना है। नीचे में टारगेट जो आ रहा है 644 का आएगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 690 का स्टॉप लॉस, जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि उसके आसपास जाके एक रेजिस्टेंट फेस होते देखने मिल रहा है। तो 690 के स्टॉप लॉस से 644 के टारगेट के लिए एयू बैंक यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। दूसरा भी मेरा सेल कॉल ही रहेगा, जिसमें है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में भी सेम पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऊपर की रेंज में यहाँ पे अटकते हुए देखने मिल रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस में हमने देखा है कि लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में उसी रेंज में जाके रुक रहा है, वहां से प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। आज हालांकि पहले हाफ एन आवर में एक अच्छा खासा प्रेशर डॉक्टर रेड्डी में आते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे सेल कॉल डॉक्टर रेड्डी में लेके जाना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 4960 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो है नीचे की तरफ 47 के आसपास के टारगेट डॉक्टर रेड्डी में 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग काउंटर पे में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग सेशन यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, तो ये हो गई 2 ट्रेड्स। अब फ्रेश ट्रेड लेते हैं बहती जी से। बहती जी, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की? जी अनुज जी, थोड़ा सा एक कॉशियस नोट पे बोलना चाहूंगा कि 12 के विक्स पे अब थोड़ा सा हमें लग रहा है कि विक्स का जो वैल्यू है काफी नीचे आ चुका है 12 के विक्स पर। और स्पेसिफिकली जो पुट राइटर्स है उन्हें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि विक्स स्पाइक थोड़ा सा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट कॉल देना चाहूंगा लॉरस लैब में। जिस हिसाब से डीवीज लैब चला था, एक डीवीज लैब का परफेक्ट प्रॉक्सी लॉरस लैब को माना जाता है। डीवीज लैब जब चला था तब लॉरस लैब में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया था उस मैग्नीट्यूड का, और आज जब डीवीज लैब गिर रहा है 4% की गिरावट है, तो लॉरस नीचे की तरफ प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके फॉल में। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से और थोड़ा सा गिरावट देखने मिल सकती है। तो 300 के टारगेट के लिए शॉर्टिंग की सलाह है लॉरस लैब में, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 311 का। सेकंड जो कॉल है वो मेरी बाय कॉल है इंडियन होटल्स में। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 340 के लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। तो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 328 का। होटल्स आपके 332 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे लॉरस लैब से सेल 300 फार्मा में, नो डाउट अबाउट दैट कि आज प्रेशर है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ दिवीज लैब। राजेश सतपुते जी बाकी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त उनकी 2 कॉल्स के साथ। निफ्टी फर्दर स्लिप होता हुआ इट्स 17,634, तो क्लियरली अपने आज डिफाइंड ऑप्शंस एज के बीच में ट्रेड कर रहा है। गया करीब 685 तक, बैकफुट पे आ गया। राजेश जी, आपके इस वक्त के 2 कॉल्स क्या रहेंगे, क्या चीज करेंगे आप? वीरेंद्र जी, देखिए नजर अडानी पोर्ट पे है। मुझे लगता है किसी गेस्ट ने अभी अभी जस्ट रेकमेंड किया, और आई टू बिलीव कि यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे कम से कम इसका टारगेट होना चाहिए 700 710 का। इनफैक्ट अगर अच्छा चले तो ये 735 तक जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क लिया है आज अडानी पोर्ट में। तो 677 पे बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 665 का, लॉन्ग करे। जैसे मैंने कहा इनिशियल 700 के आसपास हर्डल है, लेकिन लगता है कि 710 तक इंट्राडे जाएगा। एक सेल कॉल के साथ थोड़ा रखेंगे तो आज देखिए मुझे लगता है डीएलएफ ओबेरॉय रियलिटी यहाँ पे अच्छा मूव हो चुका है, तो उसमें से डीएलएफ को मैं चुनूंगा सेल के लिए। प्योरली इंट्राडे ट्रेड होगा। 417 418 पे फिलहाल अवेलेबल है, सेल करे 425 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे का सपोर्ट बनता है कम से कम 405 के ट्रेजेक्टरी में। करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 10-15 रुपए का फॉल यहाँ पे डीएलएफ में क्लियरली विजिबल है। सेल करे डीएलएफ। सेल करें डीएलएफ, लेकिन इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। एक बार वो स्टॉक लेकर आइए जरा, और शानदार मूव देखिए, एक वर्टिकल मूव आया इस समय स्टॉक में। एक नंबर्स का ऑब्वियसली प्ले है यहाँ पर, लेकिन
डे हाई पर। सचिन, कोई व्यू यहाँ पर या टू लेट टू बाय नाउ? आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम चेज करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी डेटा है, आई थिंक हेडरूम अवेलेबल है यहाँ पर अराउंड 670 675 तक की। तो इमीडिएट बेसिस पे आई थिंक ये ब्रेकआउट एग्जिबिट तो हुआ है। अगर ये थोड़ा सा एक पुल बैक भी मिल जाता है 456 457 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है स्टॉक एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 453 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 475 के लक्ष्य के लिए कुछ पोजीशन इंट्राडे में बनाई भी जा सकती है। ओके, अच्छा एक और चार्ट देखते हैं जरा, एनटीपीसी का है। एनटीपीसी का चार्ट एक बार लेकर आते हैं। आशीष जी जरा देखिए चार्ट को, शानदार मूव यहाँ पर इस समय। मतलब वैसे नॉर्मली स्लो मूविंग स्टॉक है ये, लेकिन यहाँ कोई ट्रेड ली जा सकती है क्या? जी अनुज जी, एक अच्छा सपोर्ट एरिया से बाउंस दिया है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड से एक बाउंस आता हुआ देखने मिल रहा है। एक अच्छा प्ले यहाँ से हमें लग रहा है कि और मूव कर सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी एनटीपीसी में 16750 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 172 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। मार्केट फिर स्लिप कर रहा है और 17625 एक टिपिकल जो बिहेवियर होता है निफ्टी का, अगर वो एक रेंज में है, अगर वो एक साइड की रेंज को की जो पीक है उसको रिजेक्ट करता है, तो नॉर्मली उसके बाद वो दूसरी साइड पर जाता है। सुबह सुबह बात हुई थी कि आपको इस रेंज को प्ले करना है 17574 से 17700 का। एक शॉर्ट ट्रेड में 17700 का स्टॉप लॉस रखें और 17700 के जितना करीब बेचेंगे उतना बेटर रहेगा। और लॉन्ग ट्रेड्स जो हैं उनके स्टॉप लॉसेस अब प्लेस्ड होंगे 17574 पर। तो पॉसिबल है कि अब एक बार निफ्टी शायद एक बार आपको वो 17600 के नीचे ही फिसल जाए। वीरो हो सकता है एक बार 17580 85 तक जाए, पॉसिबल है ये। सुबह का यही व्यू था हमारा। अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा फिसल रहा है, थोड़ा सा, मतलब हायर लेवल से वो भी हल्का हुआ है। लेकिन फिर वही बात, आखिरकार हम फंसे हुए हैं उस रेंज में ही हैं और अभी के लिए तो लग नहीं रहा कि उस रेंज ब्रेक के कोई चांसेस हैं। जी अभी भी अगर आप देखें उस रेंज बीच के चांसेस नहीं है। और अगर आप इस रेंज को बखूबी एक बार, ये जो अनुज रेंज एस्टेब्लिश करने की रेंज की बात कर रहे हैं, वो एक बार लिखा ये डायग्राम सुबह सुबह जो हमने शेयर किया था आपके साथ, वो पिरामिड्स कैसे वो 17700 पे 1 करोड़ 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई था, कैसे 42,000 पे पुट राइटिंग थी, तो कैसे 42,300 और 42,500 पे कॉल राइटर्स खड़े थे। जरा देख लीजिए एक बार आके, वो डायग्राम्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे। और वो जो बार बार जिसका उल्लेख कर रहे हैं वो आ जाएंगे कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और ले लेते हैं जहां पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अभी अनुज ने एनटीपीसी का जिक्र किया, एक बार पावर ग्रिड को भी स्ट्राइक कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे 232.55 पे आके ट्रेड करता हुआ, और आज ये रेस्ट के बाद, 2-3 दिन की रेस्ट के बाद एक स्विंग अपर ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मूव सिर्फ पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी तक सीमित है। लुक एट टाटा पावर मेरी स्क्रीन पे आके इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है। इट्स 194, यस। सचिन, पावर में स्विंग है इस वक्त, स्क्रीन पे विजिबल है, क्या ट्रेड करना चाहेंगे इसमें से? वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करूंगा, बिकॉज टाटा पावर में मल्टीपल टाइम्स एक ब्रेकडाउन हो चुका है, एक पुल बैक मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है वो पुल बैक वापस थोड़े से शॉर्ट्स के पोजीशंस यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे पास एक स्पेसिफिक ट्रेड है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ। गो अहेड सचिन, बताइए। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से फार्मा में थोड़ा सा प्रेशर आया है, मुझे लग रहा है ऑरबिंदो फार्मा में एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तैयारी हो सकती है। 30 मिनट्स कैंडल में एक इसने क्लासिक डोजी फॉर्मेशन बनाया था, स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन था। वो स्पिनिंग टॉप का जो लो है वो इसने डिसाइसिवली अभी ब्रेक किया है। तो इमीडिएट बेसिस पे आई थिंक 492.30 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 583 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 577 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो बिकवाली करनी है औरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में। ओके, औरबिंदो फार्मा में बिकवाली करनी है। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट की बिग पिक्चर समझाने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मेहर वोरा। मेहर जी, गुड मॉर्निंग। बड़ा मूव मार्केट में पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन पॉज,
आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को, स्पेशली वो जो रिजल्ट सीजन में इन्फोसिस का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो मार्केट में मूव आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। आप सही कह रहे हैं, रिजल्ट सीजन थोड़ा मिक्स शुरू हो रहा है और अगर ओवरऑल मार्केट का व्यू मैं बोलूं तो अगर 1 या 2 महीने पहले ऑप्टिमिस्टिक था, मैं अब ये कहूंगा कि शायद अब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि वैसे तो लोकल इकोनॉमी ठीक कर रही है लेकिन जो कंजम्पशन वाला एंगल है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है जिस तरह से हम ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो आई वुड से ओवरऑल व्यू पहले से थोड़ा कॉशियस रह रहा है। ठीक है, ओवरऑल व्यू थोड़ा कॉशियस है, लेकिन आईटी में लेकर अब आपका क्या व्यू, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी आईटी स्टॉक्स होंगे ऑब्वियसली अक्रॉस द बोर्ड और लार्ज कैप आईटी भी होंगे। क्या इन लेवल्स पर बाय किया जाए या अभी सेल किया जाए या होल्ड किया जाए, मतलब एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होगी लार्ज कैप आईटी को लेकर? आईटी पिछले कई महीनों से हमारा स्टांस नेगेटिव रहा है। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो यूएस में स्लो डाउन हो रहा है और मेरे ख्याल से स्लो डाउन बरकरार रहेगा। जो थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, यूएस खास करके। यूरोप जितना एक्सपेक्टेड था उससे बेटर होल्ड अप कर रहा है, लेकिन आईटी में सबसे ज्यादा डिमांड तो यूएस से ही है, तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा हमारा रिलेटिवली अगर देखें तो रवैया ये था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर है। तो डोमेस्टिक प्लेस हैं जैसे कि बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कैपेक्स हैं, उस तरह वो सब थीम में हमारा ज्यादा वेटेज रहा है। तो रिलेटिव टू ग्लोबल डोमेस्टिक प्लेस आर बेटर, तो उसमें आईटी अंडरवेट हो जाता है और बाकी सारे ग्लोबल सेक्टर्स भी काफी अंडरवेट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब एक सेक्टर में डाउनग्रेड का सिलसिला शुरू होता है तो वो मोस्ट लाइकली एक क्वार्टर में रिवर्स नहीं होता। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शायद 1-2 क्वार्टर और चल सकती है आईटी में, और जैसे हमने डिस्कस किया बैंकिंग जैसे सेक्टर्स रिलेटिवली रिस्क कम है, डिसअपॉइंटमेंट्स के चांसेस कम है, तो वहां पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा महेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। अभी आपने अर्निंग्स के बारे में बात करी, लेकिन इस टर्बुलेंस के बीच में जब इन्फोसिस के नंबर्स आए, एचडीएफसी नंबर्स आए, थोड़ी टर्बुलेंस के बीच में बाजार ने एक स्पेस पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया, एंड दैट्स फार्मा। कुछ यूएस एफडीए अप्रूवल्स, कुछ कोविड इश्यूज, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक मूव है। ये एक जस्ट टेक्निकल पुलबैक है, बाजार थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक्स से अनवाइंड होकर डिफेंसिव की तरफ जा रहा है, या फिर ये फार्मा का पुलबैक एक सीरियस वेटेज रखता है, ये टेक्निकली कुछ इंपॉर्टेंस रखता है जिसकी शायद मैं यहाँ पे व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, बट आपका व्यू क्या है फार्मा पे इस वक्त? बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक टेक्निकल या टैक्टिकल प्ले हो सकता है। पिछले 2-3 कोविड के जो वेव्स हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि जैसे ही केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो एक मार्केट एक हेजिंग का स्टांस लेता है और फार्मा की ओर जाता है। और वैसे देखें तो सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट पिछले 2-3 सालों में। ऑफ कोर्स एक जो 2021 में जो अपस्विंग आया था बिकॉज ऑफ कोविड वो अलग था, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर ने। तो एक और भी है कि काफी सारे स्टॉक इतने गिर चुके हैं कि एक वैल्यू जोन में आ गए हैं, और हमने ये भी देखा है कि पिछले 3-4 महीने में न सिर्फ इंडिया में लेकिन ग्लोबली जो चीप स्टॉक्स है, वैल्यू स्टॉक्स है, वो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरह से बॉटम फिशिंग हो रही है, और ये फिनोमिनन सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन हाई होता है, रेट साइकिल इंक्रीजिंग रेट इंटरेस्ट रेट की साइकिल होती है, तो वैल्यू स्टॉक्स थोड़ी देर के लिए आउट परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो स्टॉक्स चीप हो चुके थे, एक कोविड का थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, और अनसर्टेनिटी में लोग डिफेंसिव की तरह जाते हैं, और वैल्यू का भी सपोर्ट है, तो ये एक टैक्टिकल प्ले बन रहा है इसमें। अच्छा मेरी जी, ये मैं तो खैर स्टॉक्स का उल्लेख कर सकता हूँ, आप उसको एक सेक्टर के तौर पे लीजिए। एल&टी सुपर कमांडिंग पोजीशन में आज भी मूव देता हुआ, कमिंस को देखिए, एबीबी को देखिए, सिमेंस को देखिए, मिड कैप में इंफ्रा कंपनियों ने अच्छा किया, और एंड स्पेशली जब आपको एक रेट पॉज मिल ही गया है, और जो कि भारत में सबसे पहले शुरू हुआ। अब आपका व्यू कैपिटल गुड्स में क्या है इस वक्त, और अभी भी यहाँ से होल्ड करें क्योंकि लोग अच्छा पैसा बना के बैठे हुए हैं, कोई ज़रूरत है क्या उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की, या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए हमारा स्टांस तो काफी पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे हैं उस पे, उसके 2-3 रीजंस हैं।
एक तो वैल्यूएशन अभी भी काफी सारे स्टॉक्स में एक्सपेंसिव नहीं है, रिलेटिवली काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा ये जो है पॉजिटिव ये सेक्टर के लिए कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग और जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो काफी शार्प है। और इलेक्शन ईयर में हम खास देखते हैं कि कैपिटल स्पेंडिंग कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी। तो कैपिटल स्पेंडिंग में गवर्नमेंट रोड में बहुत काम कर रही है, और लास्ट पिछले 1-2 दिन में आर्टिकल्स भी आए थे कि शायद जो पिछले साल में थोड़ा सा ऑर्डरिंग कम हुआ था, वो ये इलेक्शन ईयर में ऑर्डरिंग बढ़ सकती है, खास करके रोड सेक्टर में। डिफेंस तो हमने डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं कि बहुत ही शार्प फोकस है कि भाई आप इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करो, लोकलाइजेशन बढ़ाओ, प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट डिफेंस के लिए। और पीएलआई स्कीम्स भी जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रोल आउट की हैं, उससे भी काफी इन्वेस्टमेंट्स आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर थोड़ा कम लेकिन राइजिंग, और गवर्नमेंट फुल सपोर्ट है डिफेंस के लिए, रोड बिल्डिंग के लिए और रेलवेज के लिए। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 सब थीम्स मिला के ओवरऑल ये स्पेस में काफी दिलचस्पी बरकरार रहनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए, कुछ इंडिविजुअल अप्रोचेस। मेरे जी, एक बड़ा मार्केट के लिए एक मैक्रो फैक्टर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आगे क्या, बोथ यूएस एंड इंडिया। थोड़े पॉज के इंडिकेशंस हैं, आरबीआई ने तो क्लियरली पॉज कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि कर दिया है शायद, और यूएस में भी थोड़े इंडिकेशंस हैं। रेट सेंसिटिव्स को लेकर अब आपका क्या व्यू होगा? ये इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल से उसका जो मेन ड्राइवर है अभी भी मेरे ख्याल से लग रहा है कि यूएस ही रहेगा। और वहां पे हर हफ्ते माहौल चेंज हो रहा है। एक हफ्ते वो लोग ग्रोथ का कंसर्न करके बोलते हैं कि अब शायद जो रेट साइकिल है वो इतनी शार्प नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद दूसरे डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पे क्लियरली दिखता है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अभी भी काफी टाइट है और इन्फ्लेशन अभी भी काफी स्टिकी है। तो अगेन फिर वो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो स्पाइक हमने देखा लास्ट एक हफ्ते में हुआ। तो ये माहौल थोड़ा अनसर्टन है, एक क्लियर कॉल लेना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से इंडिया का जो रिएक्शन है दैट विल बी टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ फंक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूएस। 2-3 हफ्ते पहले माहौल ये बन रहा था जब आरबीआई ने पॉलिसी अनाउंस किया कि शायद एक थोड़ा सा ईज ऑफ करें, लेकिन पिछले हफ्ते की 3-4 दिन के अगर डेवलपमेंट देखें तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद यूएस के जो इन्फ्लेशन डेटा आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अनसर्टेनिटी रहेगी। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इतना कंसर्निंग नहीं है। हमारे मार्केट के लिए रेट हाइक इतने मायने नहीं रखते मेरे ख्याल से, बट ग्रोथ मायने रखता है। वो डेटा पॉइंट्स हमें ज्यादा मॉनिटर करने चाहिए। रेट हाइक की हमें इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मिहिर जी, अभी अगर मैं प्राइस स्विंग्स की बात करूं तो हमने पिछले 10 दिन में ऑटो स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। लीडरशिप बजाज ऑटो ने ली, टीवीएस मोटर्स के पास पहले से लीडरशिप थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया भी है। हमारे पास 3 खेमे हैं यहाँ पे, इनफैक्ट 4 भी कर सकते हैं आप, चाहे टू व्हीलर करिए, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट करिए, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट करिए, या फिर ऑटो इंसुलेटर स्पेस। आपका व्यू क्या है इस वक्त? दाव कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ पे पैसा बनने की उम्मीद है यहाँ से अगले 1 साल के अंतराल में? इसमें हम ये देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा था 1-2 महीने पहले, लेकिन अब थोड़ा ट्रैक्शन कम हो रहा है। तो हमारा काफी पॉजिटिव रवैया था वो शायद अब थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम टू व्हीलर्स में देखें या इवन कार्स में देखें, तो जो इंडिविजुअल कंपनीज का और स्टॉक प्राइसेस ड्राइवर है वो मॉडल लॉन्चेस से काफी लिंक्ड है। दूसरी ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रेटेजी क्या है। तो जो कंपनीज के पास एक ऑल्टरनेट आ रहा है या मॉडल लॉन्चेस है ईवी स्पेस में, और या तो कार में अगर देखें तो अच्छे एक्साइटिंग मॉडल लॉन्चेस हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि बुकिंग्स काफी अच्छी आती हैं। तो मेरे ख्याल से मॉडल लॉन्च साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एंड ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करे ना करे, अगर आपके पास अच्छे मॉडल्स हैं तो हमने देखा है कि डिमांड अच्छी आ जाती है। तो पहले हम क्या करते थे कि एक टॉप डाउन कॉल लेते थे कि भाई जॉब क्रिएशन कैसी है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैसी है, तो उसके मुताबिक अर्बन या रूरल है उसके मुताबिक हम कार्स और टू व्हीलर्स पे कॉल लेते थे। लेकिन अब मॉडल लॉन्च काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और ईवी स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट हो गई है उसमें। ऑटो पे आपका ये व्यू, और ऑटो में इस वक्त याद रखिएगा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं थोड़ा सा ऑटो पे ही आया हूँ तो एक टेक्निकल चेक दे रहा हूँ इस चर्चा के बीच में। इट्स मारुति काफ़ी अच्छा खासा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 8730। सचिन, आपका व्यू मारुति पे लास्ट 2 सेशन के हाइस को टेस्ट करता हुआ डे हाई
आपका व्यू है, कोई ट्रेड व्यू यहाँ पर बनता है कि इस वक्त मारुति में? काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी भी डेटा है, लगभग 8700 का जो सपोर्ट है, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड ही होना चाहिए। मुझे लग रहा है 8800 जैसे ही निकल जाता है, एक अच्छी कवरिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए। तो मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है चेस करना चाहिए। लगभग जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर 8766 के आसपास का, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होने के बाद एक 100 पॉइंट की मूव यहाँ पर अनलॉक हो सकती है। ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 8720-25 के आसपास मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है जरूर ऑन अ ब्रेकआउट लेवल बेस्ड ट्रेड लेना चाहिए। एंड जिस तरीके से अभी भी पोजिशनिंग है 8700 के आसपास, सपोर्ट मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब एक काम करते हैं। मेहर, आपको शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया और हैव अ गुड डे। बात हुई मेहर वोरा से और इस समय एक मार्केट पर एक फंडामेंटल व्यू के लिए ब्रॉडर मार्केट में फिर बाइंग स्टार्ट हुई है। मिड कैप इंडेक्स देखिए एक बार और बैंक निफ्टी देखिए अब एक बार फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट क्लियरली विजिबल है इस समय। निफ्टी हालांकि अभी भी थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर मार्केट का एक व्यू लेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जरा मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर। हाँ, मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है, वापस एक बार इंडेक्स लेकर आइए। एडवांस डिक्लाइन नहीं, मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स देखिए अब वापस डे हाई पर जाने की तैयारी कर रहा है। सचिन, कोई फ्रेश ट्रेड शो खत्म करने का टाइम आ रहा है? कोई आपके रेडार पर आया हो स्टॉक्स? मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। हमने बैंक निफ्टी पे फिलहाल एक लॉन्ग कॉल डिप्लॉय किया है, तो आई थिंक वो पर्टिकुलर लॉन्ग कॉल आप चेस कर सकते हो। जिस तरीके से फिलहाल बैंक निफ्टी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक्सपायरी के लिहाज से एक स्विंग जरूर बनना चाहिए, लगभग अराउंड 42,600-660 के आसपास का। सो 42,300 का कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया है। ये लगभग 104 से लेके 90 इस पर्टिकुलर रेंज में आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 15 के आसपास ना के बराबर लगाना है। एंड मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे 260 से लेके 290 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। चलिए फिर सचिन, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज और ये सारी ट्रेड्स पेश करने के लिए, और विकास आपको भी शुक्रिया। और शो की शुरुआत हमने की थी तब निफ्टी खुला था 2 पॉइंट ऊपर। शो को अंत कर रहे हैं निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर। मतलब वीरू, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना वाली कहावत बिल्कुल यहाँ पर 12 आना बिल्कुल। और 0.00% निफ्टी में मूव। हाँ, अगर 2 बजे भी आपकी और मेरी जब मुलाकात हो, कहीं ये यही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। ट्रेंड तो यही रहा है और बिल्कुल जैसे कहते हैं एकदम मार्केट ने सोचा हुआ है कि अभी तो हम आपको इसी तरीके से तंग करेंगे, लेकिन ठीक है, हर दिन नया होता है और मार्केट में फेजेस आते हैं। ये भी एक फेज है। अच्छा, मार्केट 5 पॉइंट, निफ्टी 5 पॉइंट नीचे है वैसे, 17,611। देखिए हायर एंड रिजेक्ट किया मार्केट ने, अब लोअर एंड की तैयारी हो रही है 17,574, 575 की। अब कमान सौंप देते हैं फिर नीरज जी को, और शायद नीरज जी के आने से कुछ चीज़ बदले। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अनुज, मुझे लगता है कि आज जो है ना मार्केट ग्रीन हो जाएगा। मतलब अभी ग्रीन में ही है वैसे, ज़्यादा रेड नहीं है। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मूव आएगा? हाँ, नहीं बहुत बड़ा मूव नहीं, लेकिन 2 बजे के बाद जो है मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ठीक होना चाहिए आज ऐसे मेरी गट फीलिंग कह रही है। देखते हैं कितनी सही होती है। लेकिन हाँ, ये इस समय तो मतलब जितना